हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 183 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएशन ऑफ हिस्टेरिकल फिट फ्रॉम एपिलेप्टिक फिट इज। मिर्गी के दौरे से हिस्टेरिकल दौरे का अंतर है। ऑप्शन 1 अकर्स इन स्लीप, सेकंड ऑप्शन है इंजरीज टू पर्सन, थर्ड इनकॉन्टिनेंस, फोर्थ अकर्स व्हेन पीपल आर वाचिंग। तो देखिए क्या होता है कि हिस्टीरिया एंड एपिलेप्सी ये दो बीमारी हैं, इनको एक नहीं करना है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो हिस्टीरिया को नॉर्मल भाषा में हम लोग कहते हैं दौरे आना, और जबकि एपिलेप्सी को बोला जाता है मिर्गी के दौरे आना। इनमें कुछ अंतर भी होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर जनरली जो हिस्टीरिया होता है, इसका जो कारण होता है, इसका भावनात्मक कारण है। कोई समस्या आ गई है घर में, उसकी वजह से भी इस प्रकार के दौरे पड़ सकते हैं। और जनरली जो हिस्टीरिया होता है यह एपिलेप्सी से बिल्कुल अलग है और फीमेल्स में अधिक देखा गया है। ऐसी फीमेल्स में खास करके जो 25 से 40 साल की फीमेल्स हैं, उनमें हिस्टीरिया के दौरे अधिक देखे गए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे यहाँ पर इसका एपिलेप्सी से क्या अंतर होता है। तो पहला इसमें जो ऑप्शन है अकर्स इन स्लीप, नींद में होता है। तो नींद में जो दौरा होता है वो एपिलेप्सी में होता है, इसलिए ये आंसर इसमें नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन इंजरीज टू पर्सन, देखिए क्या होता है कि एपिलेप्सी में जो दौरे पड़ते हैं वो अचानक होते हैं। जब अचानक होंगे तो व्यक्ति को चोट भी लग सकती है, इसलिए ये ऑप्शन एपिलेप्सी के लिए सही है। इनकॉन्टिनेंस, ये ऑप्शन भी एपिलेप्सी के लिए सही है। जबकि हिस्टीरिया का जो दौरा होता है वो तब होता है, जैसा कि अभी आपको बता दिया गया है, जब व्यक्ति अत्यधिक कोई भावनात्मक विचार अपने मन में रखे। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अकर्स व्हेन पीपल आर वाचिंग। हो सकता है कि जब कोई लेडीज कोई किसी प्रकार की पिक्चर देख रही हो, फिल्म देख रही हो, और उसमें कुछ ऐसा सीन आ जाए कि उससे कुछ ऐसा इमोशनल डिस्टरबेंस उसके मन में आ जाए, तो ये इसमें व्यक्ति को पहले ही महसूस हो जाता है कि हमको दौरे आने वाले हैं। तो ये होता है हिस्टीरिया का। और जबकि एपिलेप्सी में बिल्कुल पता नहीं चल पाता है, अचानक दौरा आता है। इस प्रकार से एपिलेप्सी में ये संबंधित 3 ऑप्शन है, और जो संबंधित ऑप्शन हिस्टीरिया का है ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ एल्जाइमर्स डिजीज? अर्ली मेमोरी लॉस, recent memory loss, recent and past memory loss, global memory loss। यहाँ पर एल्जाइमर्स डिजीज के जो फीचर्स हैं वो आपको बताना है, इनमें से कौन सा ऐसा गुण है जो कि एल्जाइमर की बीमारी से संबंध रखता है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एल्जाइमर्स एक ऐसा प्रमुख प्रकार का डिमेंशिया होता है जिसमें जो भी पेशेंट है उसकी रीसेंट और पास्ट की जो भी मेमोरी होती है उसका लॉस हो जाता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रीसेंट एंड पास्ट मेमोरी लॉस। अब एल्जाइमर्स डिजीज में देखते हैं होता क्या है। एल्जाइमर्स डिजीज इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिमेंशिया। एल्जाइमर्स डिजीज इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस that begins with the appearance of build-up of proteins in the form of amyloid plaques and neurofibrillary tangles in the brain। तो इसमें जो प्रॉब्लम हो जाती है एल्जाइमर्स डिजीज में, प्रॉब्लम ये होती है कि जो नर्व सेल हैं वहां पर एक तो टेंगल्स बन जाते हैं ब्रेन नर्व सेल के अंदर, और एमाइलॉइड प्लाक्स बन जाते हैं। यहाँ पर हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझेंगे कि जैसे ये फिगर हम लोग अपने सामने देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक अच्छी कंडीशन का न्यूरॉन है
और यहाँ पर यह एक एल्जाइमर्स वाला न्यूरॉन है। तो यहाँ पर ये जो प्लाक बने हैं, यहाँ से जो इसकी नर्व सेल के डेंड्राइट्स हैं, यहाँ पर जो प्लाक्स बने हैं इसको कहते हैं अमाइलॉइड प्लाक्स। और नर्व सेल के अंदर जो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं इनको बोलते हैं न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स। इस कारण से अल्जाइमर्स डिजीज पैदा होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि इन प्लाक्स के बनने से, टेंगल्स के बनने से अल्जाइमर्स डिजीज होती है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रीसेंट एंड पास्ट मेमोरी लॉस। Which of the following is an example of operant conditioning? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग कंडीशनिंग का उदाहरण है? Dog learns to salivate on hearing a bell. Rat presses lever to get food delivered. Crow pecks at key for food delivery. All of above. करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, रैट प्रेसेस लीवर टू गेट फूड डिलीवर्ड। देखिए इसमें होता क्या है, पहले तो बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये जो थ्योरी थी, ये थ्योरी दी थी बीएफ स्किनर ने। और बीएफ स्किनर ने जो अपने प्रयोग किए थे, ये किए थे चूहों पर। तो उन्होंने देखा था कि चूहे जब लीवर को दबाते हैं तो फूड के पास पहुंच जाते हैं, भोजन के पास पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से उनको एक अपना खाना मिल रहा था। तो ये जो खाना उसको मिल रहा था चूहे को, वो इसके लिए क्या कर रहा था, स्टिमुलेशन का काम कर रहा था। इसलिए बार बार चूहा हमेशा इस लीवर को दबाता रहता था। तो इस प्रकार से यहां पर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग ये रैट पर ही किया था। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following therapies is based on learning theory? Behavior therapy, psychoanalytic therapy, milieu therapy, cognitive therapy। यहाँ पर जो लर्निंग थेरेपी है उस पर आधारित कौन सी ऐसी थेरेपी है? तो करेक्ट आंसर होगा बिहेवियर थेरेपी इज बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Culture media is sterilized by which of the following methods? Autoclaving, boiling, hot air oven, ionizing radiation। कल्चर मीडिया का स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेविंग के द्वारा किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। When an infant is vomiting uncontrollably, it is important for the nurse to assess which complication? Acidosis, alkalosis, hypokalemia, hyperkalemia। एक इन्फेंट है, उसकी जो उल्टी हो रही है, जो वॉमिट हो रही है, वो अनकंट्रोल हो रही है। तो इसके लिए नर्स को कौन सी कॉम्प्लिकेशन को सबसे अधिक इंपोर्टेंट एसेस करना चाहिए? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्कलोसिस को एसेस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूनेट ऑफ डायबिटिक मदर इज एट रिस्क फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरबिलिरुबिनीमिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, हाइपरबिलिरुबिनीमिया। जो भी एक मदर होती है, डायबिटिक मदर, उसका जो न्यूनेट होता है उसमें सभी रिस्क होंगी, सिर्फ हाइपरबिलिरुबिनीमिया को छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ग्लूकोज इज एडेड टू एंटीडायरियल solution because it tastes sweet, it increases absorption of amino acids, it increases absorption of sodium, all of above। correct answer is option D, all of above। ग्लूकोज एंटीडायरियल सॉल्यूशन में इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि इट टेस्ट स्वीट, इसका स्वाद मीठा होता है। इसलिए पहला ऑप्शन भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। केस फाइंडिंग इन RNTCP इज बेस्ड ऑन
sputum culture, sputum microscopy, X-ray chest, Mantoux test. Correct answer is option B, sputum microscopy. Next question. The most common cause of blindness in India is cataract, trachoma, refractive errors, vitamin deficiency. Correct answer is option A, cataract. Cataract ब्लाइंडनेस का प्रमुख कारण है इंडिया में, इसलिए पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी? रूबेला, डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस। कौन सी वैक्सीन ऐसी है जो प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड होती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रूबेला वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is the commonest effect of copper T? Pain, bleeding, perforation, ectopic pregnancy. Correct answer is option B, bleeding. Next question. A patient develops red eyes 2 days after an episode of malaria. Probable cause: conjunctivitis, anterior uveitis, viral keratitis, endophthalmitis. Correct answer is option C, viral keratitis is the correct answer. यदि कोई पेशेंट की आंखें रेड हैं 2 दिन से, किसके बाद? आफ्टर एन एपिसोड ऑफ मलेरिया के बाद, तो ये प्रोबेबल कॉज होगा वायरल केरेटाइटिस का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 1 tablet of chlorine is efficient to chlorinate how many liters of water? 10 liters, 20 liters, 30 liters और 40 liters। क्लोरीन की एक गोली कितने लीटर पानी के लिए इफेक्टिव होती है शुद्ध करने के लिए? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। While planning nursing process for a patient who is at risk for suicide, which of the following is the priority area for providing care? Sleep, nutrition, self-esteem, safety. While planning nursing process, एक ऐसा पेशेंट है जो ऐसा लग रहा है कि वो सुसाइड कर सकता है या सुसाइड करने की कोशिश करता है, तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रियोरिटी सेक्टर होगा, प्रियोरिटी एरिया होगा जिसको सबसे अधिक केयर करने की आवश्यकता होगी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which of the following foods are recommended for mania patient? Finger foods, liquid foods, semi-solid foods, favorite foods। मेनिया पेशेंट के लिए कौन सा भोजन अधिक रिकमेंड किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फिंगर फूड्स। यहां पर ये बात इंपॉर्टेंट रखने वाली कि जो भी मेनिया पेशेंट होते हैं उनके लिए फिंगर फूड रिकमेंड किए जाते हैं। फिंगर फूड्स ऐसे फूड्स होते हैं जो कि हाथ से खाए जाते हैं, और इनमें होता क्या है कि अलग अलग जो भी फूड्स के अलग अलग हिस्से हैं उन्हें हाथ से खाया जाता है। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी जब सामाजिक कार्यक्रम होते हैं ऐसे ही फिंगर फूड्स परोसे जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडिया मेडिकल हेल्थ एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग द ईयर 1987, 1947, 1992, 1942। भारत में जो मेंटल एक्ट हुआ था ये कब पारित किया गया था? यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम बनाया था भारत सरकार ने और इसको 1987 में पास किया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Best test to assess the fluid status in one patient is electrolyte level, hematocrit, creatinine level, hemoglobin level। इनमें से ऐसा कौन सा टेस्ट है जो फ्लूइड स्टेटस बताता है किसी भी वन पेशेंट का? सबसे अच्छा टेस्ट माना जाता है हीमेटोक्रेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
What is the source of bright red blood flowing back into the tubing of an intravenous drip? Capillary blood, arterial blood, venous blood, peripheral blood. इंट्रावीनस ड्रिप में जो भी बैक ब्लड होता है, ये इसका सोर्स क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टेरियल ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, GFR इज इंक्रीज्ड बाय ऑप्शन 1 आर्टेरियल न्यूट्रिएटिक पेप्टाइड, हिस्टामाइंस, वैसोप्रेसिन, एंडोथेलियम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड के कारण ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेल्स पैल्सी इज ड्यू टू द इंजरीज ऑफ विच क्रेनियल नर्व? कौन सी क्रेनियल नर्व के कारण बेल्स पैल्सी की समस्या होती है? ट्राइजेमिनल, ट्रॉक्लियर, फेशियल, हाइपोग्लोसल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फेशियल। बेल्स पैल्सी, इसको चेहरे का लकवा भी कहते हैं, चेहरे का पैरालिसिस भी कहते हैं। इसमें जैसे एक होंठ एक तरफ झुक जाता है, पलकें झुक जाती हैं, तो ये देखने को आता है। ये जो फेशियल नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं, उनको डैमेज होने के कारण बेल्स पैल्सी की कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस इज कॉल्ड हुमने फ्रैक्चर, गैल्जी फ्रैक्चर, मॉन्टेजिया फ्रैक्चर, कोलिस फ्रैक्चर। डिस्टल रेडियस का जो फ्रैक्चर है उसको क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है कोलिस फ्रैक्चर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, meaning of Barrett's esophagus is lower esophagus lined by columnar epithelium, upper esophagus lined by columnar epithelium, lower esophagus lined by cuboidal epithelium, upper esophagus lined by cuboidal epithelium. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जो बैरेट्स इसोफेगस का मतलब होता है लोअर इसोफेगस लाइंड बाय कॉलमनर एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे टर्नर साइन इज सीन इन मायोकार्डाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, प्लूरल इफ्यूजन, मॉन्टेजिया फ्रैक्चर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पैंक्रियाटाइटिस में ग्रे टर्नर साइन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसस SLE अफेक्ट कनेक्टिव टिश्यू, लीवर, किडनी, रेटिना। SLE एक बीमारी होती है, किसको इफेक्ट करती है? जिसको सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसस कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, chest tube inserted into second or third intercostal space suggestive of pneumothorax, hemothorax, pyothorax, emphysema। चेस्ट ट्यूब इंसर्ट की गई है सेकेंड और थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस में, तो ये क्या सजेस्ट कर रही है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, rheumatic heart disease is caused by meningococci, group A hemolytic streptococcus, pneumococci, group AB hemolytic streptococci। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण र्यूमेटिक हार्ट डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Contraindication to lumbar puncture include all except raised ICP, neoplasm, hematoma, headache। लंबर पंचर के सभी कंट्राइंडिकेशन है, सिर्फ एक को छोड़ करके। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नियोप्लाज्म को छोड़ करके सभी लंबर पंचर के कंट्राइंडिकेशंस हैं।
इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज हो जाता है, हीमाटोमा की कंडीशन बनती है और सिर में दर्द भी हो जाता है, जबकि नियोप्लाज्म में ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ रीनल कार्सिनोमा इज डायस्यूरिया, पेनलेस हेमेच्यूरिया, अर्जेंसी, इरिथमा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पेनलेस हेमेच्यूरिया। ये कॉमन क्लिनिकल फीचर होता है किसका? रीनल कार्सिनोमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन। At term, approximate placental weight is 300 gram, 500 gram, 700 gram, 900 grams. Correct answer is option B, 500 grams ये approximate placental weight होता है। Next question. Polyhydramnios means amniotic fluid volume more than 1000 ml, 100, 1500 ml, 2000 ml, 2500 ml। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जब 2000 ml से अधिक एमनियोटिक फ्लूइड हो तो इसको क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रामिनोस। नेक्स्ट क्वेश्चन। The most common cause of PPH is atonic uterus, retained placenta, trauma, blood coagulopathy. Correct answer is option A, atonic uterus PPH का सबसे बड़ा कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपल्सन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस with blood is known as लोचिया, सो, हेमरेज, डिस्चार्ज। सर्वाइकल म्यूकस का एक्सपल्सन जिसमें ब्लड भी हो, ब्लड के साथ विद ब्लड, इसको कहा जाता है सो SHOW। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इन ब्रीच प्रेजेंटेशन डिनोमिनेटर इज सैक्रम, फीमर, शोल्डर, लेग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इन ब्रीच प्रेजेंटेशन डिनोमिनेटर इज सैक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following milestone is a red flag sign in child development if not attained? Walking at 12 months, talking single word at 12 months, social smile at 3 months, vocalization at 2 months. Correct answer is option C, social smile at 3 months. Next question. Growth chart is also known as New Ballard scale, Road to Health chart, Apgar score, GCS score. Correct answer is option B, Road to Health chart. Next question. What is the nurse's primary critical observation when performing an assessment for determining an Apgar score? Heart rate, respiratory rate, presence of meconium, evaluation of Moro reflex. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हार्ट रेट। अपगार स्कोर में 5 पैरामीटर सम्मिलित होते हैं, जिसमें से यहां पर देख सकते हैं ना तो इसमें रेस्पिरेटरी रेट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। An infant is born precipitously outside the labor room. What should the nurse do first? Tie and cut the umbilical cord, establish an airway for the newborn, ascertain the condition of the uterine fundus, arrange transport for the mother and infant to the birthing unit. Correct answer is option B, establish an airway for the न्यूबॉर्न। यदि जो इन्फेंट है वो क्या हो, बॉर्न हो प्रेसिपिटसली आउटसाइड हो, लेबर रूम के बाहर हो, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? एयरवे को मेंटेन करना चाहिए, एस्टेब्लिश एन एयरवे फॉर द
newborn. Next question. Small for gestational age and large for gestational age infant have polycythemia because of hypocalcemia, hypoglycemia, hypoxia, hypothermia. Correct answer is option C, hypoxia. Next question. Key features of kangaroo mother care are all of the following except skin-to-skin contact between mother and baby, exclusive breastfeeding, initiated in a facility and continued at home, done only for babies with cyanosis. Correct answer is option D, done only for babies with cyanosis. ऐसा कुछ नहीं है कि केवल साइनोसिस वाले बच्चों में ही केएमसी की जाए। यह केएमसी सभी बच्चों के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। An 18-month-old child was brought to the Well Baby Clinic for booster dose of DPT vaccine. Which among the following muscles is preferred by the nurse to administer vaccine? Dorsogluteal, ventrogluteal, deltoid, vastus lateralis. एक 18 माह का बच्चा है, उसको डीपीटी वैक्सीन लगने की जो प्रीफर्ड साइट होगी ये होती है वेस्टस लेटरलिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेटेड इन चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ कन्वल्जन्स? डीपीटी, मीजल्स, टाइफाइड, वीसीजी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डीपीटी वाले बच्चों में क्या होता है, कन्वल्जन्स आते हैं, दौरे आते हैं, तो ऐसे बच्चों को ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्रेमर्स रूल इज यूज्ड फॉर जॉन्डिस, नेक्रोटाइजिंग, एंटेरोकोलाइटिस, वर्म्स, एस्फिक्सिया। क्रेमर्स का जो नियम होता है ये जो बच्चे होते हैं छोटे उनमें जॉन्डिस के लिए प्रयोग होता है, इसलिए पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sunset sign is seen in the following condition: pyloric stenosis, hydrocephalus, tetralogy of Fallot, seizures। सनसेट साइन, इसमें क्या होता है, बच्चे की आंखें नीचे की ओर झुक जाती हैं, पलकें ऊपर नहीं उठती हैं, तो ये होता है हाइड्रोसिफेलिस में, जिसमें उसका सीएसएफ प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Among the following, all are the components of Gobi F3 except female feticide, female education, immunization, food supplements। तो गोबी क्षेत्र में, अफ्रीका का एक गोबी क्षेत्र है जिसमें WHO के द्वारा, जो युद्धग्रस्त क्षेत्र है उसमें WHO के द्वारा वहां पर मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए एवं बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक पहल चलाई गई है जिसको गोबी इनिशिएटिव बोलते हैं। तो इसमें सभी शामिल हैं सिर्फ एक को छोड़ करके, तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फीमेल फैटिसाइड इसमें शामिल नहीं है, जबकि फीमेल एजुकेशन है, इम्यूनाइजेशन भी किया जाता है बच्चों का और फूड सप्लीमेंट भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम इज रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग, फैमिली स्पेसिंग, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। According to Gomez classification, first degree protein energy malnutrition refers to weight for age percentage of less than 60%, 60 to 75%, 76 to 85%, 86 to 90%. Correct answer is option B, 60 to 75%. Next question.
Which of the following helps in prevention of neural tube defect in fetus? Vitamin A, vitamin C, iron, folic acid. तो फॉलिक एसिड किसमें मदद करता है? बच्चों को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने में, पचाने में मदद करता है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, meningismus refers to meningeal irritation sign without meningitis, meningitis without meningeal irritation sign, headache leading to meningitis. It occurs commonly in adults. Correct answer is option A, meningeal irritation sign without meningitis. Next question. Commonly used shunt in hydrocephalus management: ventriculoatrial, ventriculoperitoneal, ventriculopericardial, ventriculopleural. Correct answer is option B, ventriculoperitoneal is commonly used shunt in hydrocephalus management.